जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए उत्तराखंड की राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर आया हूँ। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए इस हिमालयी राज्य को मुख्यमंत्री तो बहुत मिले, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन के मानदंडों पर जनमानस की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतर पाता। इस आंदोलन में भाग लेने वाली हमारी पीढ़ी का एक ही प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ कि उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, गोवा के मनोहर पर्रिकर, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग और त्रिपुरा के माणिक सरकार जैसा एक भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पाया। अभूतपूर्व उत्तराखंड आंदोलन के बाद बहुत कष्ट और दुख और संघर्ष के बाद यह राज्य मिला था, लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ की राजनीति में प्रवेश करते ही छुटभैया से लेकर बड़े नेताओं को एक गनर चाहिए, लाल बत्ती चाहिए। बस यही है उत्तराखंड के नेताओं का विजन और मिशन। अब सबसे पहले मैं इन नेताओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। उसके बाद उत्तराखंड के नेताओं की बात करूंगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात करते हैं। उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है। सिरमौर के एक छोटे से गांव चनालग में वर्ष 1906 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने लखनऊ से LLB और समाजशास्त्र में PhD की। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल रहे। डॉक्टर परमार सिरमौर रियासत में 11 साल तक सब जज और मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश भी रहे। हिमाचल की रियासतों का भारत में विलय के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया और परमार जैसे नेताओं का ही यह प्रयास था और सफल रहा कि 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों का विलय हो गया और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। बाद में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को भी हिमाचल में मिला दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। डॉक्टर परमार 1963 से 24 जनवरी 1977 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। यह डॉक्टर परमार की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने शुरू में ही भांप लिया था कि यदि अभी से अंकुश न लगाया गया तो मैदानी राज्यों के धनाढ्य लोग हिमाचल के भोले भाले लोगों से उनकी जमीनें खरीद कर उन्हें भूमिहीन बना देंगे। इसके बाद डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश के लिए कठोर भूमि कानून लाए थे। इससे हिमाचल प्रदेश में गांव और खेती की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाम लगा दी गई थी। डॉक्टर परमार में आत्मसम्मान इस कदर था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक संदेश से ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और इस्तीफा देकर हिमाचल पथ परिवहन की निगम से बस से अपने गांव चले गए थे। कहते हैं कि उन्हें इसके लिए दिल्ली बुलाया गया था और जब उन्हें इस्तीफा देने के लिए की बात कही गई तो उन्हें यही कहा था कि यह बात तो आप फोन पर कह देते, मैं इस्तीफा दे देता। और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और हिमाचल रवाना हो गए थे। डॉक्टर की परमार की ईमानदारी और उनकी सादगी और अपने देश के प्रति समर्पण का ही नतीजा था कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके निधन के समय उनके बैंक खाते में मात्र 563 रुपए 30 पैसे ही थे। उन्होंने कोई कोठी, बंगला, गाड़ी नहीं ली, कोई आलीशान गाड़ियां भी नहीं खरीदी। उनके जीवन काल में उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में भी नहीं था। डॉक्टर परमार इतने सादगी पसंद थे कि जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तो सरकारी बस में ही सफर किया करते थे। वे खुद को पहाड़ी कहलवाने में उन्हें गर्व होता था। परमार संपन्न परिवार से होने के बावजूद और मुख्यमंत्री रहने पर भी हमेशा साधारण जनमानस की तरह रहे। उनका खान पान बिल्कुल सादा था। आज भी चूड़ीदार पैजामा, बास्केट उनकी पहचान है। बतौर मुख्यमंत्री जब भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे तो आम लोगों के साथ जमीन में बैठकर भोजन करते थे।
जबकि खाने में उन्हें पहाड़ी व्यंजन ही अधिक पसंद थे। उन्होंने पैदल ही पूरे हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। दोस्तों, इसी कड़ी में पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम को भारत का पहला जैविक बनाने वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की भी बात करते हैं। चामलिंग के प्रयासों से ही सिक्किम बागवानी में भी अग्रणी पंक्ति में है। सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी योजना भी उनकी ही देन है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान उन्होंने किया था। इसमें गार्ड, माली, अस्पतालों में वार्ड अटेंडेंट, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्राम पुलिस गार्ड, सहायक ग्राम पुस्तकालय अध्यक्ष समेत 26 विभिन्न पदों के तहत नौकरियां सिक्किम वासियों को दी जाती है। यही कारण है कि उन सिक्किम वासियों का उनको भरपूर प्यार भी मिला। भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड चामलिंग के नाम है। पहले यह रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नाम था। वे 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि चामलिंग 25 साल तक रहे। वर्ष 2008 की बात होगी। भारत सरकार 2 पत्रकार को सिक्किम ले गई थी, उसमें मैं भी शामिल था। वहां मैंने लोगों से चामलिंग के लगातार सत्ता में रहने का राज पूछा, तो जवाब मिला था कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को रोजगार दिया है उन्होंने, और जैविक बागवानी पर जोर देने से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तब मैं सोच रहा था कि यह कार्य उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पवन कुमार चामलिंग दिसंबर 1994 में मुख्यमंत्री बने थे। चामलिंग ने 1973 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया था। तब भारत के साथ सिक्किम के विलय की बात हो रही थी। आज भले ही वे सत्ता में नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके योगदान को सभी याद करते हैं। आपको यह बताना आवश्यक है कि भारत में अकेला सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहां 100% जैविक खेती हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चामलिंग को इसके बारे में शाबाशी दी थी। दोस्तों, यह कार्य 4 साल पहले ही पूरा हो चुका है, और यह इसलिए हो पाया कि इसके लिए एक सपना देखा गया, दूरदृष्टि अपनाई गई और ईमानदार कोशिश की गई थी। वर्ष 2003 में तब के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की सरकार ने इसका ऐलान किया था। इस सपने को साकार करने में सिक्किम को लगभग 13 वर्ष लग गए। आज दिल्ली में भी जैविक अदरक, हल्दी, इलायची, फूड, कीवी, मक्का, बेबीकॉर्न तथा गैर मौसमी सब्जियां सिक्किम से ही आती हैं। अब सवाल यह है कि यह काम उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों, एक और मुख्यमंत्री का उल्लेख कर देते हैं। वह है भाजपा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। पर्रिकर भले ही आज हमारे बीच नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से गोवा के मुख्यमंत्री और फिर देश के रक्षा मंत्री पद तक पहुंचे पर्रिकर हमेशा ही सामान्य जन की तरह रहे। उनकी छवि एक सीधे साधे सामान्य व्यक्ति की रही। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पर्रिकर ने लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहे गोवा में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13 दिसंबर इसके बाद उन्होंने 1978 में IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की। पर्रिकर ने चुनावी राजनीति में 1994 में प्रवेश किया। कैंसर के कारण पर्रिकर का 63 साल की उम्र में निधन हो गया था। गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे पर्रिकर की छवि हमेशा ही सादगी भरी रही। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भाजपा का एक कार्यक्रम गोवा में हुआ था। उसे कवर करने के लिए मैं भी गया था। जिस होटल में हम दिल्ली के पत्रकार ठहरे थे, वहां एक अचानक ही स्कूटर चलाकर मुख्यमंत्री पर्रिकर आ पहुंचे थे। वे पणजी में स्थानीय बाजारों से खरीदारी के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। उन्हें साइकिल चलाना भी बेहद पसंद था। एक बार पुणे में एक शादी के कार्यक्रम में वे कतार में खड़े भी नजर आए थे। मनोहर पर्रिकर को 16 से 18 घंटे काम करने की आदत थी।
उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कई साल तक मुख्यमंत्री आवास का प्रयोग नहीं किया। वे खुद के घर में ही रहते थे। पर्रिकर कभी भी सूट बूट या गलाबंद जैसी पोशाकों में कम ही नजर आए। वे अक्सर हाफ शर्ट और चप्पल में नजर आते थे। कहा जाता है कि पर्रिकर को एक बार 5 स्टार होटल में बाहर रोक दिया गया था क्योंकि वे चप्पल पहनकर वहां गए थे। पर्रिकर कई बार विधानसभा जाते हुए सरकारी गाड़ी को छोड़कर स्कूटर का ही प्रयोग करते थे। वे विमान में भी हमेशा ही इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते थे। उन्हें आम लोगों की तरह अपना सामान लिए यात्रियों की लाइन में खड़े देखा जा सकता था। वे मोबाइल और टेलीफोन के बिलों का भुगतान अपनी जेब से ही करते थे। इस तरह एक और मुख्यमंत्री का जिक्र करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार भी सादगी वाले नेता माने जाते हैं। वामपंथी नेता माणिक सरकार देश की सबसे गरीब और साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी माणिक और उनकी पत्नी आम लोगों की तरह सामान्य जीवन जीते रहे। वे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास निजी कार या घर नहीं था। वे अपने पैतृक घर और वह भी बहुत छोटे घर में रहकर मुख्यमंत्री का काम करते रहे। मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले पूरे वेतन को वे दान कर देते थे और बदले में उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलता था। वैसे वाम दलों के सभी सांसद और विधायकों के बारे में कहा जाता है कि वे अपना वेतन पार्टी कोष में जमा कर देते हैं और उनको जो भत्ता मिलता है उससे वे अपना गुजर बसर करते हैं। माणिक सरकार मार्च 1998 से मार्च 2018 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। वे माकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उनका जन्म एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। उनके पिताजी ने दर्जी के रूप में काम किया था। उनकी मां सरकारी कर्मचारी थी। दोस्तों, इस तरह के मुख्यमंत्री की और भी लंबी सूची है, लेकिन डॉक्टर परमार को छोड़कर बाकी मुख्यमंत्रियों हमारे ही समकालीन रहे हैं और इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। देश में और भी मुख्यमंत्री, नेता, केंद्रीय मंत्री बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं और उन्होंने अपने प्रदेशों के लिए बहुत तरक्की की और ये नेता हम लोगों को प्रेरणा देते रहे। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है कि उसे डॉक्टर परमार, पवन कुमार चामलिंग, मनोहर पर्रिकर व माणिक सरकार जैसे मुख्यमंत्री नहीं मिले। दूसरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे ND तिवारी के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए वहां के राजनिवास कांड से लज्जा से सिर झुक जाता है। नवंबर 2000 को तब उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में उत्तराखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 सदस्यों को लेकर अंतरिम विधानसभा का गठन किया था। पहली अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री भाजपा नेता हरियाणा मूल के बुजुर्ग नेता नित्यानंद स्वामी बने। उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी। प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव के बाद कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। फिर भाजपा सत्ता में आई अगली बार तो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक व फिर खंडूड़ी बने। बाद में फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो विजय बहुगुणा और हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर भाजपा सत्ता में आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री मेरी इस रिपोर्ट में शामिल डॉक्टर परमार, चामलिंग, पर्रिकर व माणिक की तरह कहां उनकी तुलना में ठहरते हैं। आप लोग इसकी समीक्षा कीजिए। मैं भी इनकी समीक्षा करके बाद में अलग से एक मुख्यमंत्रियों पर वीडियो बनाऊंगा। मेरा मानना है कि यदि भाजपा स्वामी की बजाय केसी पंत को पहला मुख्यमंत्री बना लेती तो इस राज्य का चेहरा ही कुछ और होता। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पंत ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर बेहतरीन कार्य किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो का जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने ही लिखा है और इसी चैनल में है, आप उसे भी जरूर देखिए। और तब तक नई वीडियो आने के लिए तक
जय हिमालय, जय भारत।